हेलो स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, देखिए आप लोगों को आगे के क्लासेस मैं लेने वाला हूँ, अमित गोयल। तो आप लोग मुझे ये बताइए, आपका वर्क एनर्जी पावर शायद चल रहा था, कंप्लीट हो गया चैप्टर? उसमें से कुछ बाकी है आपके टॉपिक? सर कॉलेजन वाला बाकी था। अच्छा, कॉलिजन छोड़ के बाकी हो गया सब, है ना? यस सर। सर स्प्रिंग फोर्स भी नहीं पढ़ाया अभी। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग पहले कॉलिजन देखते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर। पहले एक टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ, तो डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों से बाकी बातें करेंगे। तुम्हारे पास कई तरह के कॉलिजन है, उन कॉलिजन में से सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन जैसे कि आपको मालूम है, कॉलिजन मतलब दो पार्टिकल है, उनकी टक्कर होने वाली है। तो हमने ये दो पार्टिकल लिए, M1 M2, दो ऑब्जेक्ट हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने U1 एंड U2 ली, M1 M2 की। ये दोनों कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद ये दोनों मूव टुगेदर, एक साथ मूव करते हैं। इस टाइप के कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो कोलाइड करने के बाद इनकी कॉमन वेलोसिटी सपोज v है। तो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक M1 एक M2। इनकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है U1 U2, और कोलाइड करने के बाद ये एक कॉमन वेलोसिटी से एक साथ दोनों स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर। तो ऐसे टाइप के कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक तो वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, और दूसरा इसमें एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी में लॉस फाइंड करना होता है। दो तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसमें कॉमन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, और ये कब यूज कर सकते हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितने भी टाइप के कोलिजन होंगे सब में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये तो हम यूज करेंगे। और दूसरा, ये जो वेलोसिटीज हैं ये सब एक पर्टिकुलर एक लाइन के अलोंग है, इसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन।
तो ऐसे टाइप के कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हम ऐसा लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं, क्योंकि सब स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मोमेंटम कोलाइड करने से पहले m1u1, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम m2u2, और कोलाइड करने के बाद दोनों मास एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। दे द टू मासेस दे स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर, इसलिए हमने एक साथ दोनों का मास लिया इनटू कॉमन वेलोसिटी, तो इससे हमें ये कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम देखेंगे इसमें एनर्जी में लॉस है या नहीं है, वो अभी आगे देखते हैं। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। No, sir. यस। तो आप लोग जो भी मैं कह रहा हूँ उससे पहले सुनेंगे, कोशिश करेंगे, फिर मैं हर जो भी यहाँ पे लिखूंगा, जो भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर पूछूंगा उसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग अपने डाउट्स मुझे बोल सकते हैं अगर कोई डाउट रह जाता है। ठीक है। अब ऐसे केस में देयर इज ऑलवेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ऐसा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, वहां पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। और ये हमें कैसे मालूम कि लॉस ही होता है, ये भी चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालेंगे। जिससे मैं बोल रहा हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आई यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, जिसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ मास, दोनों का कंबाइंड हो गया m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी v²। ये जो v की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास। और अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो वो इनिशियल माइनस फाइनल अगर हम फाइंड करते हैं और वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि फाइनल वाली एनर्जी कम हो गई, यानी लॉस होता है। तो इसलिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
ये हमारी इनिशियल है और माइनस जो फाइनल है यहाँ पे v की जगह ये एक्सप्रेशन रख देंगे। v की जगह ये u1 u2 की टर्म्स में। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो एक्सप्रेशन आता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए कि मास तो ऑलवेज पॉजिटिव है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये पॉजिटिव आएगा। और ये होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आएगा इसलिए। और क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है इनिशियल फाइनल से ज्यादा है। तो देर इज ऑलवेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ऐसे हम लॉस निकालते हैं, इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब मैं दूसरे टाइप के कोलिजन पे चलूंगा, पहले आप एक बार इसको देखो, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। सर हमने इसको परफेक्टली इनइलास्टिक इसलिए क्यों कि कहा? ये दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करने के बाद अलग अलग नहीं हुए, एक साथ मूव कर रहे हैं, तो यानी इलास्टिक हो गए वो। अगर इलास्टिक होते तो अलग अलग हो जाते, उसको हम इलास्टिक कहते हैं। ठीक है। यस सर। सर हाँ जी। सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल भी हो सकता है ना? नहीं, वो लॉस नहीं होगा, फाइनल वाली कम है ना, फिर तो माइनस में आएगा ना ये। जब ये प्लस में आ रहा है मतलब ये ज्यादा है, तभी तो लॉस होगा। ओके सर, माइनस में आने का मतलब तो यही हुआ ना, लॉस होगा। नहीं नहीं, माइनस में आने का मतलब है कि आपकी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल और इनिशियल माइनस की, तो हमारी इस इनिशियल ज्यादा हुई तो वो माइनस में आ गया। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस में आएगा, लेकिन हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया, प्लस आ रहा है, तो मतलब वही हुआ ना कि ये कम है। इससे भी करके यस। फाइनल वाली कम होनी चाहिए, तो बात एक ही हुई, है ना। यस सर, हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का। हाँ। जब इसको सॉल्व करके ये देखा गया तो ये होल स्क्वायर आ जाता है, जिससे हमें पता लग गया कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। और वैसे भी हमेशा लॉस इसलिए कि अगर एनर्जी और गेन होने लग जाता है मान लें, तो हमारे लिए तो अच्छा एक प्रोसेस मिल गया हमें, जिसमें हमें एनर्जी मिल रही है ना। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी, अगले कोलिजन पे जा रहा हूँ मैं। और फिर आपने जो अभी टॉपिक किया उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखें सेकंड टाइप का कोलिजन, जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हमारे पास m1 m2 टू मासेस है, और इसकी वेलोसिटी u1, की वेलोसिटी u2। कोलिजन के बाद
सेम स्ट्रेट लाइन में मान लें ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये v2 वेलोसिटी से आ रहा है, v1 एंड v2 से मूव कर रहे हैं अलग अलग। तो अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी हम उसे इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दोनों इक्वल हो, उसे हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, एक चीज। और दूसरा, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल भी लगेगा। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल यूज होंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम ये देखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू ये फाइनल मोमेंटम, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो बाद में हम वेक्टर यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये हमने सारी वेलोसिटी एक लाइन के अलॉन्ग ली है, जिसे हम हेड ऑन कोलिजन करते हैं। बाद में टू डायमेंशन कोलिजन वो भी स्टडी करेंगे। अभी ये हेड ऑन कोलिजन कहलाता है, जिसमें सभी वेलोसिटीज एक सिंगल लाइन के अलॉन्ग हो, हेड ऑन कोलिजन। तो फर्स्ट इक्वेशन इनिशियल मोमेंटम और इसका जो फाइनल मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2, तो एक इक्वेशन हमें ये मिलती है। दूसरी इक्वेशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है कि इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने से पहले ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी दोनों की कोलाइड करने के बाद। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और दो अननोन है इसमें, v1 एंड v2। बाकी हमें पता है m1 m2 u1 u2 मालूम है, हमें v1 v2 फाइंड करना है इसमें। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें वेलोसिटी के एक्सप्रेशन मिल जाते हैं। तो वेलोसिटी v1 v1 का एक्सप्रेशन हमें कुछ ऐसा मिलेगा। और v2 फाइंड करने के लिए बड़ा आसान प्रिंसिपल है, वन और टू, जो जहां भी टू लिखा है उसे वन कर देंगे, जहां वन लिखा है उसे टू कर देंगे, वन और टू को इंटरचेंज कर देंगे। ये दो इक्वेशन मिली हमें, ये फाइनल रिजल्ट है।
इसमें एक इक्वेशन हमें और मिलती है, हमें ये फॉर्मूले वैसे याद रखने हैं, लेकिन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो पहले हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इंटरमीडिएट इक्वेशन। V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2। तो मैं फिफ्थ इक्वेशन लिखता हूँ। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम और एनर्जी इन दो से मिलाकर हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, फिफ्थ वाली। और फिफ्थ वाली इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन इनको मिलाकर यानी सॉल्व करें हम, जैसे हम क्लास 10th में करते हैं, दो वेरिएबल है उनके मल्टीपल को सेम बनाए कोएफिशिएंट को, फाइनल रिजल्ट हमें ये मिलेगा 3 and 4। तो अगर हम ये याद रखते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर हमें सम ऑफ कोई कंफ्यूजन हुआ तो हम ये दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एक फर्स्ट मोमेंटम की और ये सेकंड, इस इक्वेशन को यूज करके आइए V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। और यहीं से देखेंगे इनका जो रेशो होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो E है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी V2 माइनस V1। तो ये जो E की वैल्यू है हमारे लिए यहाँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इसकी वैल्यू 1 है। जहां पर E की कुछ वैल्यू गिवन हो तो वहां पे हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। इस तरह से हम ये वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आप एक बार नोट कर लो, कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो। सर सर हाँ जी बोलिए। सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये एनर्जी लॉस हो रहा है या नहीं। अगर E की वैल्यू 1 है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं है, अगर E की वैल्यू 0 है तो एनर्जी लॉस काफी ज्यादा है, और E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो पार्शियल एनर्जी लॉस है। इससे हमें एनर्जी लॉस का आइडिया लगता है। सर लेकिन अगर एनर्जी लॉस हो गई फिर तो ये परफेक्टली इलास्टिक रहेगा ही नहीं। हाँ, तो ये परफेक्टली इलास्टिक से अलग जाएगा। इस केस में तो हमारा E1 आ रहा है ना, अगर E1 नहीं रहेगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तो फिर वो पार्शियली इलास्टिक हो जाता है। ओके सर। इसलिए तो हमारे केस में ये 1 आ रहा है, दिस इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक। सर यस, सर ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ कैसे आई सर, एक बार और बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। ये जो इक्वेशन 3 और 4 कैसे आई ये कह रहे हैं, है ना। इसके लिए देखो यस यहाँ सर। पर ये जो M1 वाली टर्म है, ध्यान से सुनेंगे, M1 वाली टर्म एक तरफ ले जाता हूँ और ये M2 वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाता हूँ। मैं यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा था कि आपके ये स्कूल लेवल में है, कॉम्पिटिशन में तो आएगा नहीं, है ना। इसलिए मैं थोड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं भी बताता हूँ।
इसमें मैं ये जो m1 वाली टर्म है ये इधर ले आता हूँ m1 के साथ, और ये m2 वाली टर्म मैं इधर ले आता हूँ, और फिर उसमें से m1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ऐसे बन जाएगी u1 माइनस v1 इक्वल टू ये m2 इंटू v2 माइनस u2। क्वेश्चन नंबर 6 बोल देता हूँ। पहले यहाँ तक समझो, यहाँ तक आ रहा है समझ में? यस सर। अब सेम काम हम उसमें करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में, हाफ m1 u1 स्क्वायर इसमें भी हम सेम काम कर रहे हैं क्या? ये जो m1 वाली इक्वेशन है ये एक साथ रख देते हैं, और ये जो बची ये m2 और ये m2 ये इक्वल साइन के एक तरफ और ये दोनों एक तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हाफ हाफ कैंसिल कर देता हूँ सब में से, और फिर m1 इधर ले जाके कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ऐसे बन जाएगी m1 इंटू और इधर m2 में से ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस, यहां तक देखें पहले, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसको मैं 7th बोल रहा हूँ, इसको मैं 8th बोल रहा हूँ। अब 6 और 8th वाली इक्वेशन देखें, 8th वाली इक्वेशन को यहाँ तक समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे यहाँ कर दिया। यस सर, यहाँ तक आ गई। अब 8th को अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो ये वाली टर्म देखो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। Equation 8 is divided by इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड कर दे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल हो गए, ऐसे यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गए। ये हमारी सेम इक्वेशन आ गई जो ऊपर इक्वेशन। सर मैंने थर्ड और फोर्थ पूछा था सर, ये तो फिफ्थ वाली है। सर मैंने तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पूछा था सर, ये फिफ्थ वाली है। हाँ ये फिफ्थ वाली आ गई ना, अब इसको यूज करके थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, पहले फिफ्थ आएगी बाद में थर्ड एंड फोर्थ आएगी। अब हमें ये v1 निकालना है, तो अब हमारी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ इसको यूज करेंगे m1 u1
प्लस M2U2 तो अगर हमें V1 निकालना है तो V2 वाली टर्म को कैंसिल कर देंगे यहां से, तो V2 यहां से निकाल के इसमें पुटअप कर देंगे। समझ गए आप? यस सर। हाँ, V2 इसमें से निकाल के इसमें पुटअप कर दो, तो फिर V1 कॉमन लेके V1 वो डेरिवेशन आ जाएगा। तो ऐसे हम दो इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लास सबको क्लियर है ये स्टेप्स? यस सर। हाँ, और ये फॉर्मूले याद कर लेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट हो। फॉर्मूले याद कर लेने सबको। स्पेशल केस देखता हूँ मैं। अगर ऐसा हमें गिवन हो M1 और M2 इक्वल है, दोनों के मास इक्वल है, M1 बराबर M2 बराबर M, सपोज से, तो देखें जरा V1 की वैल्यू क्या आती है हमारी। V1 है हमारे पास M1 माइनस M2, तो M1 और M2 अगर इक्वल है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और 2M2 को मैं लिख सकता हूँ 2M, और यहाँ M1 प्लस M2 को भी लिख सकता हूँ 2M। तो फर्स्ट जो मास था उसकी वेलोसिटी वो आ गई जो सेकंड वाले मास की थी कोलिजन से पहले, और इसी रूल से जो V2 है वो हमारा U1 आ जाता है, यानी V1 और V2 उल्टे हो जाते हैं। U2 वाली वेलोसिटी फर्स्ट को मिल गई और जो फर्स्ट की वेलोसिटी थी वो सेकंड को मिल गई। तो अगर मासेस इक्वल हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंज। तो वेलोसिटी यानी फर्स्ट वाले को वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो सेकंड वाले पार्टिकल की थी, और सेकंड वाले पार्टिकल को वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो फर्स्ट पार्टिकल की थी। तो ऐसे हम ये कोलिजन के क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? सर ये यस वेलोसिटी साइन के साथ है। जी ये जो वेलोसिटी होगी मतलब उन दोनों का साइन भी सेम होगा, जो V1 और हाँ, U2 है। हाँ साइन भी सेम आ जाएगा। वेलोसिटी है ना तो वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी सेकंड वाले की थी वो सेम मिल जाएगी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और सेकंड वाले को फर्स्ट वाली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके सर। अब मैं इसमें थोड़े, ये जो हमने दो केस पढ़े, अभी तीसरा केस है जिसमें ऑब्लिक कोलिजन है, यानी वेलोसिटीज के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, उनको कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले इन दोनों के ऊपर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज हमारा ये एक मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और ये दूसरा मास है की वेलोसिटी में 3 मीटर पर सेकेंड दे रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में।
perfectly inelastic collision है. So find velocity of each mass. अब क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, यानी कोलिजन के बाद ये दोनों एक साथ मूव करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये छोटा ही क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्टली ये जा रहा है. टू इंटू सिक्स प्लस 4 into 3 इक्वल टू 2 + 4 into वेलोसिटी. ये 12 और ये भी 12. ये 4 मीटर पर सेकेंड. अब क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसी डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव आएगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे. तो ऐसे हमें ये फाइनल वेलोसिटी मिल गई. अब देखें अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो कैसे परफेक्ट इलास्टिक, इसका एग्जांपल देखते हैं. और इसी में हम ले सकते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, यानी सेम 2 kg मास है और 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा है, और दूसरा 4 kg मास है, वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. तो हमें ईच मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है. इसमें हमारे पास अगर फॉर्मूला याद है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर देंगे अभी हम. अगर फॉर्मूला सपोज नहीं याद है बाई चांस, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी दो इक्वेशन लगाएंगे. कौन कौन सी? m1u1 प्लस m2u2. एक तो ये इक्वेशन और दूसरी v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2. ये दो इक्वेशन है, इनकी हेल्प से हमें, लेकिन इसमें दो इक्वेशन फॉर्म होगी और हम इससे फास्ट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, वो हमारे लिए अच्छा है. हम यहाँ फॉर्मूले से कर रहे हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि हमने इसको यूज करके ही वो फॉर्मूला बनाया. तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो वैल्यू रख के, फिर इससे आंसर मैच कर लेंगे. 1-2 मिनट आप लोग ट्राई करो, फिर आंसर मैच कर लेते हैं. तो 2 मिनट रुक रहा हूं मैं. सर 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है. यस सर 2 मीटर पर सेकेंड.
चलिए +2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, बिल्कुल सही आपका आंसर, एकदम ठीक किया आपने। M1 इज 2 kg माइनस M2 4 kg और U1 हमने 6 लिया है। तो क्योंकि हम इसे +6 ले रहे हैं यानी राइट वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर माइनस में आंसर आए तो लेफ्ट में होगी वेलोसिटी और प्लस में आ रहा है तो राइट में ही होगी वेलोसिटी। सर अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे सॉल्व? ये पहले ही बता दिया, ये रही 2 इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो क्लास 10th की इक्वेशन है, V2 माइनस V1। एक ये इक्वेशन आ गई V1 V2 में, एक ये इक्वेशन आ गई V1 V2 में। अब इनके कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, क्लास 10th की तरह करेंगे, ठीक है। ओके सर। ये 6 और ये 3 इंटू 2 6 6 कैंसिल हो गए, 4 माइनस 2 यानी +2। +2 मतलब इधर डायरेक्शन है। और इसी तरह V2 फाइंड कर लेंगे। सर ये 6 आ जाएगा। ये 6 और 6 ये मीटर 1 आ गया, ये तो 1 आ गया। सॉरी, ये 5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये आ रहा है क्या आप लोगों का? सर 5। यस सर 5। यस सर। हाँ तो राइट, तो ऐसे हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, और अदरवाइज हमें ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कोलिजन वाले जो क्वेश्चन है, हेड ऑन कोलिजन या स्ट्रेट लाइन में, वो ऐसे करेंगे। अब देखें अगर ऑब्लिक कोलिजन है यानी अलग अलग डायरेक्शन में, और इसको मैं परफेक्टली इलास्टिक ले रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें जनरली ऐसा होता है, ये M1 वेलोसिटी U1, ये M2 इसकी वेलोसिटी 0 है, ये रखा हुआ है। जनरली ऐसा होता है, ये वाला मास M1 है, इसकी वेलोसिटी U1 है, ये इससे स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में आते हैं। ये जो इनिशियल डायरेक्शन है, इससे M1 इधर गया, V1 वेलोसिटी, और ये एंगल मैं θ1 ले रहा हूँ, और ये ऐसे ही ये जो M2 है, मान लें ये इस θ2 डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से, जो इनकी इनिशियल डायरेक्शन है उससे θ2 में आ रहा है, और इसकी वेलोसिटी V2 है। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल या ओब्लिक कोलिजन कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये जो मोमेंटम है उसके हम एक्स और वाई कंपोनेंट लेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे और एक वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे।
तो दो इक्वेशन मिलेगी हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। और थर्ड इक्वेशन अगर ये परफेक्टली इलास्टिक गिवन है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की मिलेगी। अगर ये नहीं गिवन है, खाली कोलिजन लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं लिखा है, तो खाली ये दो इक्वेशन मिलेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x axis, यानी इनिशियल मोमेंटम along x axis इक्वल टू फाइनल मोमेंटम along x axis, ये x axis वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखें इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम है m1u1, इसका मोमेंटम है 0, और कोलाइड करने के बाद ये m1v1 मोमेंटम है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर m1v1 cos थीटा 1 और एक ये वर्टिकल वाला होगा m1v1 sin थीटा 1। ऐसे ही इस m2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये m2v2 तो इसका मोमेंटम हुआ, और इसके कंपोनेंट ये x एक्सिस के अलॉन्ग m2v2 cos थीटा 2, और इधर m2v2 sin थीटा 2। तो अब इनिशियली तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, अभी तो हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये m1u1 इसका 0, और फाइनल मोमेंटम के ये x कंपोनेंट लेंगे, दोनों पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसलिए दोनों ऐड हो गए। हमें एक इक्वेशन ये मिल गई। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो वाई हमने इधर लिया है, ये वाई डायरेक्शन, तो जो भी मोमेंटम इधर होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो डाउनवर्ड होगा उसे नेगेटिव ले लेंगे। इसका मोमेंटम वाई कंपोनेंट नहीं है, ये एक्स डायरेक्शन में है। सेकंड वाला हमने ऑलरेडी 0 लिया है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में इसका मोमेंटम 0 दिया होगा हमें, जिससे कैलकुलेशन हमारी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। इक्वल टू ये हो जाएगा sin थीटा 1, और ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे इसके माइनस में ले लेंगे। सर ऊपर वहाँ m1u1 प्लस 0 कैसा है? एक मिनट अभी बता रहा हूँ। और ये इधर है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें एक इक्वेशन आएगी हमारे पास, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल की अगर वेलोसिटी दी होती तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी ले लेते। तो ऐसे हमें ये 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। इनकी हेल्प से हमें जो भी अननोन होंगे वो फाइंड कर लेंगे। बोलो क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपका क्या सर डाउट वहाँ है? पे m1u1 प्लस 0 कैसा आया था? ये 0 इसलिए आया था
इसकी वेलोसिटी जीरो गिवन है इनिशियल, इसलिए अगर वेलोसिटी होती इस डायरेक्शन में तो हम m2u2 ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और m1u1 ये तो हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग ही है, इसलिए ये m1u1 टोटल आ गया प्लस इसका जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी। ओके सर। वैसे हम ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन हम ऐसे ट्राई कर लेंगे। एक बार ये इक्वेशन देख लो आप, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। स्टूडेंट यहाँ तक ऑल ओके? Yes, Yes, sir. sir. तो अब क्या कह रहे थे, कोई स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स हैं सबके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? और स्प्रिंग एनर्जी तो हमने की होगी हाफ के एक्स स्क्वायर क्लास, किए ना हमने ये स्प्रिंग एनर्जी? No, sir. नो सर। स्प्रिंग वाला नहीं किया आपने? नो सर। ओके। ये हमने एक मास अटैच कर दिया, और अगर हम इसको यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं और यहाँ एक्स डिस्टेंस तक पुल करके ले जाते हैं, यहाँ पर एक्स हमारा वेरिएबल है, तो हमें मालूम है कि इसके स्प्रिंग की वजह से इसके ऊपर स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, माइनस के एक्स, और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ इधर प्लस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं के एक्स। तो जो भी हमने एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच किया होगा वहां पे ये फोर्स लग रही होगी, एफ इक्वल टू के एक्स। और क्योंकि ये एक्स के साथ वेरिएबल है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए इस फोर्स की वजह से जो इसमें वर्क होता है वो इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है वो एनर्जी। तो वर्क डन निकालने के लिए अगर के एक्स फोर्स है, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो हम डी एक्स एक्स डायरेक्शन में स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे, और dx के लिए क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल है, फोर्स को हम जो भी यहाँ तक x होगा उतना kx मान सकते हो, वो फोर्स लग रही है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी लिमिट जीरो से लेकर हम ये जनरल फॉर्मूला x के लिए निकाल रहे हैं। ये इसके अंदर एनर्जी है, ये एनर्जी स्टोर्ड है, तो के बाहर ही आएगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट जीरो से x। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन हुआ, और यही एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो जाती है। और अगर हम कभी कभी ऐसा लेते हैं ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन करते हैं, तो हमें वो जो वर्क डन हुआ स्प्रिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन वो भी यही आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है,
अब अगर मैं ये मान लूं, पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया, तो स्प्रिंग के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। यस सर। अब अगर अगर इस ब्लॉक को मैं यहाँ से रिलीज कर दूं, अब मैं नीचे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लें पहले ब्लॉक ये ए पोजीशन पे था और मैंने इसको यहाँ पे मेरा एक्स जीरो है, एक्सटेंशन जीरो है, और यहाँ पर एक्स को मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम, एक्स एम मैक्सिमम। मैंने इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया तो इसके अंदर ये टोटल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और अगर इसको हम यहाँ से छोड़ दें, रिलीज कर दें, तो ये वाला ब्लॉक ये वापस आएगा, और जब ये यहाँ वापस आ रहा होगा तो ए और बी के बीच में जो एक्स की वैल्यू है वो कम हो रही होगी, एक्सएम से कम होगी। तो इसलिए जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी बी पर पोटेंशियल एनर्जी है हाफ, और काइनेटिक एनर्जी है जीरो। इसलिए टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, तो ये स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगा के एक्स फोर्स से, तो ये वापस आएगा, और जैसे जैसे वापस आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही होगी। इनका सम हमेशा ये रहेगा टोटल एनर्जी। जब ये बीच में आ जाएगा तो यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और वो वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में। इस वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि इधर पीछे यहाँ तक जाएगा, सी पॉइंट तक। कब तक, जब तक ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए। और काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी, जब ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सएम जो इधर था, एक्सएम के ही बराबर ये लेफ्ट में चला जाएगा, और सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो एट सी। सी पर फिर ये रुक जाएगा, और जब सी पे इस स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया होगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगी, ये फिर से इधर आएगा। तो ये ऐसे मूव करता रहेगा, बी और सी के बीच में ऐसे मूव करता रहेगा। इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ एनर्जी का। पहले यहां तक समझ में आया? यस सर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स जीरो है। हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं, और जो दूसरा एक्सट्रीम है यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा। ये भी एक्सएम है डिस्टेंस, ये भी एक्सएम है। यहाँ पर ये प्लस एक्सएम होगा या नेगेटिव माइनस एक्सएम। और वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ली है, कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोलिक ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ एक्स जीरो है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम। ये पैराबोलिक
ग्राफ बनेगा हमारा पैराबोलिक, और काइनेटिक एनर्जी का भी पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी सेंटर पर, और एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसलिए इसका ठीक उल्टा ग्राफ ये काइनेटिक एनर्जी का बनेगा, ये भी पैराबोलिक होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टोटल एनर्जी है, ये कांस्टेंट है टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, और ये मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी, इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती जाएंगी। जीरो और इसके बीच में दोनों तरह की एनर्जी होंगी, यहाँ पर खाली काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ खाली पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ खाली पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ ये ए हमारा बीच में था, बी हमारा यहाँ है, सी हमारा यहाँ है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी हमारी हाफ के एक्सएम स्क्वायर, अगर एक्सएम मैक्सिमम एक्सटेंशन है उसके बराबर होगी। ये ग्राफ हमें याद रखने हैं, स्कूल लेवल में भी आते हैं ग्राफ, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, स्कूल में भी आते हैं। यहाँ तक देखो बेटा, आप लोगों को कोई डिफिकल्टी है तो बताओ, समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ जी, सर ये जो बॉक्स था वो सी तक गया, फिर वहां से फिर वापस ए पे भी आएगा? हाँ ये सी तक गया, ये सी से तो हम ऐसे समझे, कोई हमने स्प्रिंग लिया उसे कंप्रेस कर दे तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आएगा। यस सर। तो इसलिए फिर वापस आएगा, जब वापस आएगा फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर इधर जाएगा। तो ये अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो ये ऐसे मूव करता रहेगा, इसका ऑसिलेशन बीच में मिड पॉइंट के अबाउट इसका मोशन चलता रहेगा, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ओके सर। क्लास सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। हाँ 5 मिनट हम लोग बात करते हैं, आप लोग कैमरे ऑन कर सकते हैं। आप लोग मुझे इन जनरल बताओ, फिजिक्स कैसी चल रही है, आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है मार्क्स लाने में? क्या डिफिकल्टी आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उस तरह से जिससे कि आपका स्कोर और बेटर हो सके, आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे। सर वर्क एनर्जी पावर में डिफिकल्टी आ रही है। ओके, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे। सर मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है। हाँ तो एक तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी है एक चीज, और दूसरा जो आपके नीट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करने हैं, है ना? तो क्या होता है कि हर बुक में बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें बहुत लेंथी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं करने। तो जब हम कोई लेंथी या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले लेंगे तो हमें वो टेंशन होगी, तो क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। तो कैसे पता करें कौन सा क्वेश्चन हमें करना है कौन सा नहीं करना है? इसके लिए सबसे अच्छा है
जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं उस लेवल के ही क्वेश्चन करें, मीडियम क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा। आपको 45 क्वेश्चन करने होंगे 1 आवर में, जो कि टाइम हमें कम रहेगा, हमें बहुत फास्ट चलना है। इसलिए हमें क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे जिसमें कैलकुलेशन कम हो, जल्दी जल्दी आंसर आएंगे। संगेज कोई पूछ रहे हैं, संगेज की बुक यूज कर सकते हैं क्या? संगेज में क्वेश्चन का लेवल उन्होंने पूरे आईआईटी वाले क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, तो वो हमें परेशान करेंगे और वो हमारे नीट में आएंगे भी नहीं। प्लस जो उनके आंसर्स हैं उसमें एरर बहुत ज्यादा है आंसर्स में, तो हम वो अवॉइड करें तो अच्छा है। हम यूनिवर्सल की बुक फॉलो कर सकते हैं, यूनिवर्सल एररलेस जो है, उसमें नीट लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर उसमें भी बहुत सारे स्टेट के दिए हैं, तो उसमें हम वो स्टेट वाले छोड़ देंगे, जो लास्ट 5-6 ईयर्स में आए वो करेंगे। हाँ, किसी को केवीपीवाई है वो करना है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें लेंथी क्वेश्चन है, वो आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगे, तो क्योंकि मोस्टली वो उनका लेवल उन्होंने हाई रखा है संजय। तो आईआईटी जो है लेवल रखा है उन्होंने मोस्टली क्वेश्चन का। तो इसलिए हम एक तो एररलेस की बुक करें, और दूसरा हमारे पास एचसी वर्मा की बुक होगी। हम चाहे उसके एग्जाम्पल, खाली सॉल्व एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ओनली सॉल्व एग्जाम्पल। तो आपको मीडियम मीडियम क्वेश्चन करना है। एनसीईआरटी से बहुत फायदा नहीं हो रहा है फिजिक्स में, तो एनसीईआरटी से ज्यादा फायदा नहीं है। तो आपको एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल और एररलेस में से लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं आपको, इसीलिए जब भी डाउट होगा तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कंपेयर कर लेना है कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको वो एक बहुत ही मीडियम लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बहुत सिंपल भी नहीं है, मीडियम लेवल है। तो आपको वो मीडियम लेवल क्वेश्चन ट्राई करना है। तो आप लोग हेलो हाय नहीं कर रहे हैं, कैमरे पे नहीं आ रहे हैं? हम लोग 1-2 मिनट बात कर सकते हैं। आप यस। जो भी फील कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। तो जो एररलेस और एचसीए, इसके सॉल्व एग्जांपल और एररलेस में से लिमिटेड क्वेश्चन करके ही मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 100 में आई, टॉप 100 में, और टॉप 10 में भी रैंक आई। तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी टॉप 100 टू टॉप 200 में रैंक आराम से ला सकते हैं, खाली आपको अपनी एनर्जी फोकस रखनी है। तो हमें फिजिक्स में कभी कभी टेंशन होगी, डर लगेगा। वो डर क्यों लगता है? क्योंकि हम बहुत डीप या बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमारे नीट में नहीं आने वाले हैं, और फिर हम जब वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेंगे और उसका मेथड भी हमने नहीं पढ़ा होगा, वो लर्न करने वाला मेथड होता है, तो फिर हमें वो मन में हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। हाँ, एररलेस आप ट्राई कर सकते हैं। सर एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स ट्राई कर सकते हैं? एनसीईआरटी में थोड़ा कम एडवाइस दूंगा। तो एनसीईआरटी में से आप जो बुक है आपकी, उसमें से सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े बहुत हैं वो देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी से बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि की लैंग्वेज उन्होंने फिजिक्स में थोड़ी ऐसा रखी है, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आया कभी फिजिक्स में एनसीईआरटी इतना ज्यादा। सर मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, उसकी एक अलग से बुक आती है ना, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स। वो हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, तो वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एररलेस ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स या उस तरह के उस लेवल के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं उसमें। ओके सर। तो अब मैं आप क्लास में वापस चल रहे हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ।
वो आप ट्राई करोगे। इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन सर आता है। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, मैं कर रहा था उसमें डाउट आ रहा था। हाँ बोलो, सर क्या क्वेश्चन है। सर दो ऑब्जेक्ट है सेम मास के और हाँ कोलाइड, और सर ऑब्जेक्ट बी है जो रेस्ट पे है, हाँ। और सर ऑब्जेक्ट ए बी से कोलाइड करता है, तो आफ्टर कोलिजन एंगल कितने डिग्री का बनेगा? सर 0 डिग्री का बनना चाहिए मेरे ख्याल से। ये अभी तो मैंने आपको बताया था, इसमें इक्वेशंस यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है। सर इसमें तो कंजर्वेशन। 0 डिग्री का दिख रहा था, 90 डिग्री आंसर है। हाँ वो सही आ रहा है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे। आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना है, जो सर एंगल वेलोसिटी बढ़ेगा। हाँ। सर वेलोसिटी तो एक्सचेंज हो जाएगा ना, दोनों सेम मास के हैं। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ हेड ऑन कोलिजन में होगा ना, हेड ऑन में यस नहीं है। हाँ, सर, इसलिए पर आपको। ये नहीं दे देखा कि हेड ऑन कोलिजन है या नॉन हेड ऑन कोलिजन है। नहीं, जब एंगल पूछा इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन नहीं है, एंगल पूछा ना उन्होंने। यस सर, एंगल पूछा। हाँ, तो इसलिए हेड ऑन कोलिजन नहीं लेंगे। ओके सर। सर जब हेड ऑन कोलिजन में 90 डिग्री का ही एंगल बनता है हमेशा, नॉन हेड ऑन ये कोलिजन। हाँ, इसमें हमेशा 90 बन जाता ओके सर। है। ये देखो, हैंगिंग चेन का क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चेन का मास सपोज m गिवन है, और इसकी लेंथ l है। इसमें से l/4 पार्ट ये हैंग कर रहा है टेबल से। तो चेन को टेबल पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो ये कितने लोगों को ये शॉर्टकट मालूम है? एकदम जल्दी फटाफट कर देते हैं। सर mgl/32। हाँ ठीक, आंसर बिल्कुल सही है। सबका ये आंसर आ गया। यस क्लास सर। क्लास सबको आता है ना ये। हम इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, इसके मास को हम इसके सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो सेंटर है, यहाँ पर हम इसका मास एज्यूम कर लेंगे। एल लेंथ का मास है हमें, तो l/4 का मास m/4, और ये मिड पॉइंट l/8 होगा। इसलिए इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा रेफरेंस लेना होता है। रेफरेंस में यहाँ पे ले रहा हूँ, टेबल टॉप जो है ये रेफरेंस है मेरा, यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो इससे नीचे आएंगे तो माइनस में आएगा। mgh, m है मेरा m/4 इंटू जी, और h l/8। इसके -mgl/32। ये पोटेंशियल एनर्जी हुई। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू वो हमारा वागडान है। इसी में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, अगर मोमेंटम को हम 10% इंक्रीज करें, देन फाइंड परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह क्वेश्चन कई बार आए नेट में। इसका शॉर्टकट मेथड मालूम है आपको, कैसे करते हो आप?
ट्राई करो एक बार। सर काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लेंगे सर, तो उससे हो जाएगा। हाँ एक बार ट्राई करते हैं उसके, जो भी आप बोल रहे हैं एक बार ट्राई करके बताओ मुझे। मोमेंटम अगर 10% इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट चेंज होगा, और वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों चीजें बतानी है आपको। ट्राई करो पहले। सर 21%। हाँ 21%, बिल्कुल ठीक। सबका आंसर आ रहा है ये? काइनेटिक एनर्जी है p²/2m। देखो मैं कैसे करता है इसको, 10% इंक्रीज तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1.10, डेसिमल के बाद ये रख दो 1.10 p, और क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है तो 1.1 इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 1.21, और ये जो 0.21 है यही आंसर है 21%। तो एकदम मैं इसको शॉर्टकट मेथड ऐसे करता, पहले पी लो 10% बढ़ाया, उसका स्क्वायर करा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, और डेसिमल के बाद के जो 2 डिजिट हैं वो हमारा परसेंट इंक्रीज दे रहे हैं, कितने परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें, ये देखो ये समझ में आया शॉर्टकट मेथड सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो हम इससे फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मेथड तो है ही हमारा कि एक पी ले लिया हमने और P1 ले लिया, और दूसरा P2 हमने P1 प्लस 10% ऑफ पी किया, फिर दो इक्वेशन बनाई, फिर डिवाइड की, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये फास्ट हो रहा है। इसी तरह देखें अगर, ठीक है, जैसे 20% इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में परसेंट चेंज निकालना है। अब मैं ऐसे करूंगा, मोमेंटम है 20% इंक्रीज मतलब 1.20 पी हो गया, सर 44%। हाँ, और फिर 1.2 का स्क्वायर कर दिया 1.44, 44। तो ये सीधे 44% इंक्रीज आ गया। अगर मैं कहूँ मोमेंटम में 200% इंक्रीज हो रहा है, 0.% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कैसे करेंगे? तो अगर मोमेंटम में 200% इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? सर 800। 800%। 800।
हाँ, उसमें 200% इंक्रीज होगा तो वो 3p हो जाएगा। p प्लस कैसा है, p प्लस 200% ऑफ p, और फिर 3p का स्क्वायर, 9 p स्क्वायर, और 9 में से 1 माइनस कर दिया तो वो आंसर है हमारा 800% इंक्रीज। तो ऐसे हम ये एकदम पास कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, बताओगे मुझे। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक है जिसका मास एम है, इसे यहाँ एच हाइट से रिलीज कर दिया। इसको मैं 6r ले रहा हूँ। तो ये यहाँ से आएगा, इसके अंदर ये ऐसे राउंड मूव करेगा। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बी पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी रेडियस आर है, और बी पे जो ये सरफेस है इसकी रिएक्शन कितनी होगी। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है ऐसे क्वेश्चन करने में, कितने लोगों को क्लास में कॉन्फिडेंस है। सर हाँ देवेश, कॉन्फिडेंस है। यस सब जल्दी जल्दी कर दो फिर मुझे बताओ। सर वेलोसिटी तो √2g5r, मतलब √10 g r। वेलोसिटी कितनी आ रही है, 10 g r यहाँ पर बी पर। रूट में 10 g r। वेलोसिटी √10 g r, ये कह रहे हैं। यस सर। ओके, अब कैसे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है mg × 6r, और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो v भी हमारे पास आएगा √10 g r। और अब हमें यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, कितनी आ रही है वो, 10 mg। 10 mg, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सरफेस की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ लगेगी, और ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये v स्क्वायर यहाँ से रख देता हूँ 10 g r, इसलिए ये 10 mg आंसर आ जाएगा।
तो सर कुछ लोग, हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अंदर की साइड क्यों लगी? ये जो सरफेस है ना, ये जब ये ब्लॉक किया जाएगा तो सरफेस पे ब्लॉक तो इसे इधर प्रेस करेगा, और ये जो रिएक्शन है ये तो सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जैसे ग्राउंड होती है, तो ग्राउंड पे जो सरफेस है, ये सरफेस, ये ब्लॉक इसे पुश करता है तो रिएक्शन सरफेस से अपोजिट लगती है। तो यहाँ पे ये वाली सरफेस है, इसलिए इसके अपोजिट लगेगी एक चीज। और दूसरा, यहाँ पे नेट फोर्स ऐसी होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, इसलिए ये रिएक्शन सेंटर की तरफ लगेगी हमेशा। ओके सर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम इस रूल से फाइंड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, खाली आप लोग उसके स्टेप्स लिख देंगे, ठीक है? ये मास यहाँ रखा था, हमने क्या किया, इसको यहाँ पुश कर दिया। सपोज हमने ये एक्स डिस्टेंस तक इसको पुश करके रिलीज कर दिया। तो जब ये हम इसे रिलीज करेंगे तो ये फिर से स्प्रिंग, ये जस्ट स्प्रिंग के साथ रखा हुआ है, तो ये एक्सपेंड होकर यहाँ पर आएगा और इसके बाद ये यहाँ नीचे फॉल होगा। जहाँ ये स्ट्राइक करेगा आपको ये बीसी डिस्टेंस फाइंड करना है, खाली स्टेप लिख देने हैं आपको। फाइंड बीसी, राइट ओनली स्टेप्स। और इसे मैं एच हाइट मान लेता हूँ, ये हमें एच हाइट देना है। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप लोग अच्छे रिप्लाई दे रहे हैं। कितने लोगों को स्टेप आ गए, ये कॉन्फिडेंटली लिख दिया उन्होंने? सर इससे पहले हमने एक्स से एलोंगेट किया है। फिर से बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर ये स्प्रिंग को हमने एक्स डिस्टेंस से पहले एलोंगेट किया, उसके बाद छोड़ा नहीं, है। एलोंगेट नहीं किया हमने, कंप्रेस किया। इसको हम लेफ्ट में ले गए, इधर इधर लेफ्ट में, यहाँ पे रखा था ये स्प्रिंग के साथ। ओके सर। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था, यहाँ पर जीरो एक्सपेंशन था। ओके। यहाँ पर हमने इसको पहले ऐसे कंप्रेस किया, ये ए से डी तक ले गए, ए से डी तक, और कंप्रेस करके छोड़ दिया। हाँ। तो जब हम छोड़ देंगे तो ये वापस आएगा, और वापस आने के बाद जस्ट यहाँ पे ये इसका ये फॉल शुरू हो जाएगा। तो आपको खाली स्टेप्स बताने हैं, ठीक है? और मैं आपको टाइम टू टाइम आपको कैसे अच्छा स्कोर लाना है वो सब मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा। आज तो अभी पहली क्लास है, तो हमारा अच्छा स्कोर आएगा, हमें पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो लिख लिया आप लोगों ने स्टेप्स? बताना चाहते हैं आप मुझे? सर सबसे पहले तो जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल सही, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर। इससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी भी मिल जाएगी। फिर ठीक है,
मैं सर ये फिर स्पीड तो जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। फिर सर अब प्रोजेक्टाइल की तरह, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में स्पीड मिल गई v से आ जाएगी, हाँ, और हॉरिजॉन्टल स्पीड भी डिस्टेंस आ के गई। लिए स्पीड इनटू टाइम करना है। हमें ये BC फाइंड करना है, फिर अब कैसे करें? सर जो ये bc डिस्टेंस होगा ये स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, यानी v इनटू टी, और टाइम होता है अंडर रूट में 2h/g। हाँ, टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे, h हाइट है ना, या वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो h को हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर ये रहा। तो हमें याद कुछ नहीं रखना है, ये डायरेक्ट इससे आ गया टाइम, है ना। यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इसकी, तो इससे हम टाइम निकाल लेंगे और फिर हमारा डिस्टेंस बिल्कुल सही, वेलोसिटी इनटू टाइम, इससे हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर है? आज की क्लास में यही वाइंड अप करूंगा, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ मुझे, बताओ, एक मिनट ऊपर जा रहा हूँ मैं। इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं? यस सर। हाँ बताइए, क्या डाउट है? सर अगर वो हाइट सफिशिएंट नहीं है उसको पूरे लूप में टर्न करवाने के लिए, और हाँ, अगर सी पॉइंट पे पूछा है हमसे, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो अगर हाइट सफिशिएंट नहीं है तो जरूरी नहीं है ये ऊपर जाए, वो तो हमें पहले ही चेक कर लेना है। उसके लिए 5r/2 हमें पता होगा ना, जो रेडियस है ये 2.5r से ज्यादा होना चाहिए तो ये कंप्लीट करेगा, है ना। यस सर। तो अगर 2.5r से कम दिया होगा तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो स्पीड नहीं आ पाएगी, वो माइनस में आने लगेगी, स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर रूट नेगेटिव आ जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि गलत हो रहा है ये। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, वो ओके सर। नॉट पॉसिबल होगा। और वैसे हम चेक कर सकते हैं, हमें याद रखना है 5r/2 यानी 2.5r कम से कम हाइट होनी चाहिए ये सर्किल कंप्लीट करने के लिए, राइट। सर मतलब फिर क्वेश्चन में 2.5 से कम हाइट तो वो देंगे ही नहीं ना? हाँ, उससे कम में फिर यहाँ नहीं पूछेंगे, और अगर यहाँ पूछा है तो फिर ऑप्शन होगा कि इट विल नॉट रीच सी, ऐसा फिर ऑप्शन दिया होगा अगर किसी ने ऐसा पूछा तो। ठीक है, ओके सर। तो हम वो 2.5r से कंपेयर करके आंसर बता देंगे। क्लियर है? यस सर क्लियर। हाँ, तो नाइस क्लास स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर गुड बाय। ये तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये एच वाला जो था ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये फिर से बता देता हूँ, एक मिनट। ये एच जो है ना, यहाँ पे जब जैसे ये ब्लॉक इधर आएगा तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी यहाँ v, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy वो तो 0 होगा, तो मैंने s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर बेसिक इक्वेशन लगा दी यहाँ पे। तो u तो मेरा 0 है y डायरेक्शन में, इसलिए 0 हो गया, और s मेरा h है। ठीक है, अच्छा सर, ओके। हाँ, इससे मैंने टाइम निकाल के और फिर ये डिस्टेंस फाइंड कर दिया। क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।